हेलो बच्चों, कैसे बेटा। मैं हूं अर्जुन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हम समरी लेक्चर देखने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिमिलैरिटी, जो कि ज्योमेट्री का पहला टॉपिक है। इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका समरी देखा है। तो आज हम सिमिलैरिटी का समरी देखने वाले हैं। मतलब एक ही लेक्चर में पूरा सिमिलैरिटी एक बार रिवाइज करने वाले हैं, उसको समराइज करने वाले हैं। तो चलो यार, इसमें हम देखो पूरा टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर जितने भी सब टॉपिक आ रहे हैं, ये सब के सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देन कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो यार सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में यार हम तीन टाइप के ट्राइंगल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ट्राइंगल एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, एंड देन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, देखो तीन टाइप के ट्राइंगल्स यहाँ पे बन सकते हैं। सपोज ये पहला ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको हम नाम देते हैं सपोज एबीसी। तो यार एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो हमें पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है यार, हाफ बेस इनटू हाइट। करेक्ट। अब इस ट्राइंगल में कौन से साइड को बेस बोले हम, किसी भी साइड को हम बेस ले सकते हैं। कंडीशन होती है कि किसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है उसको हम बेस लेते हैं। तो यहां पे तो हम किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं, राइट। तो मान लो मैं बीसी को अगर बेस लेना है तो परपेंडिकुलर यहां पे आना चाहिए फिर, राइट। तो ये है परपेंडिकुलर, और अगर यहां पे परपेंडिकुलर दिया है तो बीसी को ही बेस लेना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, यहां पे बेस हो जाएगा बेटा बीसी और हाइट हो जाएगी यहां पे एडी। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहां पे जो सबसे नीचे होता है उसी को बेस लेते हैं, ये दिमाग से निकाल दो। अगर यार यहाँ पे परपेंडिकुलर इस साइड पे दिया है तो इसको भी हम बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो हाफ, ये हो जाएगा फिर ए सी इसका बेस, और बीई हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, सिमिलरली यहां पे अगर लेंगे हम परपेंडिकुलर तो इसको भी बेस और इसको हाइट ले सकते हैं। तो ये हो गया बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में। और इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करें वो आई होप सबको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ। या राइट एंगल ट्राइंगल में उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करें। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सपोज ये ट्राइंगल है बेटा पी क्यू आर, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, बराबर ना। तो यार इसको अगर बेस लेंगे तो ये हो जाएगी हाइट, या फिर इसको बेस लेंगे तो ये हो जाएगी हाइट, बराबर। इसमें और एक केस बनती है बेटा, अगर यहां से भी एक आधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो, या फिर वो परपेंडिकुलर दिया होगा तो क्या करे सर, तो फिर इसको बेस लेंगे और ये हो जाएगी हाइट। समझ में आया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हम कितने तरीके से यहां पे लिख सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बेस हो जाएगा बेटा क्यू आर और हाइट हो जाएगी पी क्यू। इसी को उल्टा करके ऐसा लिख सकते हैं, हाफ बेस हो जाएगा पी क्यू और हाइट हो जाएगी क्यू आर। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, हाफ, देखो परपेंडिकुलर अभी पी आर पे जा रहा है तो बेस हम पी आर को लेंगे और हाइट हो जाएगा क्यू एस। तो इतने तरीके से हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट बेटा। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है पता है ना, जिसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है। ये देखो ये बड़ा एंगल है तो इसको हम बोलते हैं बेटा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको फिर से एक बार मैं एबीसी ही लेता हूं। अब बताओ यार, अब बताओ इस ट्राइंगल में बेस किसको लेंगे, बेस किसको लेंगे। यहां पे यार हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, हाइट तो परपेंडिकुलर होती है, राइट। हाइट मतलब क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन टॉप टू बॉटम, तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहां पे, एकदम बेस लाइन पे, तो ये परपेंडिकुलर ऐसा कुछ आएगा। बट यार ये तो बेस को मिल ही नहीं रहा, तो इसको ऐसा एक्सटेंड करेंगे हम, तो यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है वो, राइट। और इस पॉइंट को हम नाम देंगे सपोज डी। अब बताओ यार, ये तो भी परपेंडिकुलर, अब बताओ इस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम बेस किसको लेंगे, बेस किसको लेंगे, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है उसको हम बेस लेते, बराबर है। तो यार यहां पे बेस क्या डीसी को ले ना, डीसी को हम बेस नहीं ले सकते, क्योंकि यार डीसी इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का पार्ट नहीं है डीसी। तो
ये बीसी को ही हमने एक्सटेंड किया है यहां तक डी तक, तो इस ट्राइंगल में एक्चुअल बेस क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, क्योंकि बीसी को ही एक्सटेंड करके हमने उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बेटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा हाफ, बेस है यहाँ पे बीसी और हाइट है एडी। क्लियर, यहाँ पे क्लियर है बेटा कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे और बेस को यहाँ पे मिलाएंगे परपेंडिकुलर से, बट ये डीसी बेस नहीं लेना है, ट्राइंगल का एक्चुअल पार्ट बीसी है, बीसी ही था, उसी को एक्सटेंड किया था, तो वही होगा बेस और ये हो जाएगा हाइट। आई होप सबको क्लियर है कि यार तीनों भी टाइप के ट्राइंगल में हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, ये सबको क्लियर है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो नेक्स्ट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, जैसे देखो यार एरिया का फॉर्मूला तो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, बट हम दो ट्राइंगल के एरिया का अगर रेशियो लेंगे तो देखो a1 अपॉन a2 आएगा। तो यहाँ पे हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पे भी हाफ बेस इनटू हाइट, तो दोनों का हाफ हाफ कैंसिल होगा, तो इसका बचेगा b1h1 और इसका भी बचेगा b2h2, हाफ हाफ दोनों का भी कैंसिल। तो ये होती है बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होता है b1h1 अपॉन b2h2। बट यार कभी कभी क्या होता है, दो ट्राइंगल्स में बेस सेम होगा, अगर दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे लाई करते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो जाएगा h1 अपॉन h2। अब ये कौन से केस में होगा, तो यहां पे हम लिखते हैं इफ b1 इज इक्वल टू b2, ये हो जाएगा बेटा इफ b1 इज इक्वल टू b2, मतलब दोनों का बेस अगर सेम होता है तब उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट के रेशियो के ऊपर डिपेंड होता है। यार कभी कभी ना दो ट्राइंगल्स में हाइट भी सेम होती है, हाइट अगर सेम होती है तो उनका एरिया का रेशियो बेस पे डिपेंड करेगा, मींस a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये कब होगा, जब उनकी दोनों के हाइट सेम होंगे, h1 इज इक्वल टू h2, राइट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ट्राइंगल में बेस भी सेम है और उनका हाइट भी सेम है। मान लो यार इस टाइप के सिचुएशन में दो पैरेलल लाइंस है और इनके बीच में ऐसे दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है, ये दो ट्राइंगल्स, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज बी डी सी। तो देखो यार यहाँ पे इसकी हाइट और इसकी हाइट, दोनों की हाइट तो सेम है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम होता है, तो हाइट सेम है और बेस भी सेम है। तो जहां पे हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो यार ये तो पूरा का पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, बेस भी सेम है हाइट भी सेम है, तो ये 1:1 आएगा, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1:1, मतलब 1 होगा। तो दैट इज जब दोनों भी बेस और हाइट दोनों सेम होगा तब उनके एरियाज भी इक्वल हो जाएंगे, या फिर एरिया का रेशियो क्या होगा बेटा, 1 होगा, रेशियो 1 होगा, या फिर हम बोल सकते हैं उन दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप सबको ये क्लियर होगा कि ये चारों भी प्रॉपर्टीज, इट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, और इन्हीं चार प्रॉपर्टीज को यूज करके हम अलग अलग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो यार कुछ क्वेश्चन हो जाए बोर्ड एग्जाम में, इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो, बट ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, ट्राइंगल का बेस 9 है और हाइट 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड द हाइट इज 6, दूसरा एक ट्राइंगल है जिसका बेस 10 दिया है और हाइट 6 दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो यार एक काम करते हैं ना कि ये जो पहला ट्राइंगल है उसका बेस हमें दिया है, तो एक काम करता हूं मैं कि लेट a1 a2 बी द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स में यहां पे कंसिडर करता हूं कि a1 a2 दो ट्राइंगल के एरियाज है, राइट। तो फिर यार जो फर्स्ट ट्राइंगल है इसका हमें बेस दिया है, सो देयरफॉर b1 इज इक्वल टू 9, h1 क्या होगा, फिर फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट यहां पे क्या हो जाएगी, h1 इज 5, देन b2 इज इक्वल टू यहां पे 10 है, तो h2 इक्वल टू दूसरा ट्राइंगल जो उसकी हाइट क्या है, 6 है, राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स, एकदम सिंपल है यार। सो देयरफॉर a1 अपॉन a2 हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 9 इंटू 5 और ये हो जाएगा 10 इंटू 6, ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया है यार। तो देखो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो ऊपर क्या आया 3 और नीचे 4, तो हो गया ना, एरिया का रेशियो हमें यहाँ पे मिल गया, राइट। दो ट्राइंगल्स में उनका बेस और हाइट गिवन था दोनों ट्राइंगल का, तो उनको बस हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे सॉल्व किया, तो हमें उनका एरिया का रेशियो मिल गया बेटा 3/4। क्लियर, चलो यार आगे बढ़ते। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखो यहां पे क्लियरली दिख रहा है यार कि एक ट्राइंगल एबीसी दूसरा ट्राइंगल बीडीसी है, दोनों में बेस
कॉमन है, तो यहां पे हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहां पे मैंने बोला था कि जब बेस कॉमन होता है या फिर बेस सेम होता है तब उनका एरिया हाइट पे डिपेंड करता है। बराबर बेटा? तो यहां पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी इसमें हाइट क्या है, चलो यही पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। ए बी और बीडीसी, डीसीबी, डीसीबी इसमें हाइट कौन सी बेटा, डीसी है, तो खत्म है ना। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, बेस इज कॉमन विच इज बीसी। तो अब यहां पे वैल्यूज भी गिवन है बेटा, वैल्यूज क्या है, ए बी इज 3 एंड डीसी इज 4। यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, ठीक है, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है तो ये सफिशिएंट है। ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, इनका बेस कॉमन है इसलिए इनका एरिया का रेशियो उनके हाइट पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे हाइट के वैल्यूज गिवन थे तो ये 3/4 इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा? एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, बहुत बार आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन। अब है बेटा देखो ये वाला एक सिचुएशन है जहां पे आपको बस इतना याद रखना है कि देखो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ए बी डी एक ट्राइंगल है, एडीसी दूसरा ट्राइंगल है, और एबीसी एक तीसरा ट्राइंगल है, मतलब 3 ट्राइंगल से, और तीनों ट्राइंगल में यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, देखो कॉमन वर्टेक्स ए है सर। और तीनों ट्राइंगल का बेस देखो, इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, और इसका बड़े ट्राइंगल का बेस ये, तीनों ट्राइंगल के बेस सेम लाइन पे लाई कर रहे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बेटा कि इफ देर इज अ कॉमन वर्टेक्स, ऐसे 2 या 3 ट्राइंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स अगर होगा और सबके बेस अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे होंगे तो वहां पे उन सारे के सारे ट्राइंगल्स की हाइट होती है सेम। बस इतना याद रखो कि ट्राइंगल्स में अगर कोई कॉमन एक वर्टेक्स होगा और उन सबके बेस सेम लाइन पे लाई करते होंगे तो उन सब ट्राइंगल की हाइट होती है सेम। ठीक है, अब यार ये तीनों भी ट्राइंगल की अगर हाइट सेम है तो इनका एरिया किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा। तो फटाफट बताएंगे अभी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एडीसी, एबीडी अपॉन एडीसी, तो इसका बेस बीडी और इसका बेस डीसी, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, बीडी अपॉन डीसी। बीडी कितना दिया है 7, डीसी कितना दिया है, डीसी नहीं दिया, तो डीसी फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, बीडी कितना बेटा 7 है, डीसी कितना है, नहीं बीसी दिया है 20, अब बीसी दिया है 20, तो यार सिंपल है ना, ये 7 है और ये पूरा 20 है, मतलब ये 20 में से 7 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 13, तो डीसी हमें मिल गया 13, राइट, तो यहां पे पुट करो 13। सेकंड क्वेश्चन देखो, एबीडी, एबीडी का बेस है बेटा यहाँ पे बीडी, और एबीसी का बेस कौन सा है, बीसी, बेस पे ही डिपेंड करता है, हमें क्लियर है। तो यहाँ पे यार बीडी कितना है, बीडी 7 है और बीसी 20 है। देन एडीसी, एडीसी का बेस कौन सा बेटा, डीसी है, और एबीसी का बेस क्या है, बीसी, तो डीसी कितना आया 13 और बीसी कितना है 20, खत्म, एकदम सिंपल, राइट। बस ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि ट्राइंगल्स में कॉमन वर्टेक्स अगर एक हो, कोई एक कॉमन वर्टेक्स होगा और सबके बेस अगर सेम लाइन पर लाई करते होंगे तो इन ट्राइंगल्स में हाइट होती है सेम। क्लियर? चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फेवरेट थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीटी। अब बीपीटी में क्या होता है यार, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है, ऐसा अगर होता है तो बीपीटी क्या बोलता है कि इस केस में फिर एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी आता है, मतलब ये रेशियो जो है ये इक्वल आता है। तो हमें यहां पे क्या प्रूव करना होता है बेटा, तो मैं 2 प्रूफ पहले लिख देता हूं। 2 प्रूफ है यहां पे एपी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू होता है बेटा ए क्यू अपॉन, सॉरी ये पी क्यू नहीं, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू होता है ए क्यू अपॉन क्यूसी। ये प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो यार इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन यहां पे किया है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन पीसी एंड बीक्यू, ज्वाइन पीसी एंड बीक्यू। इसके बाद आता है बेटा प्रूफ, ठीक है। तो इस प्रूफ को हम सिर्फ 3 स्टेप में करने वाले हैं, सिर्फ 3 स्टेप में। यार सबसे पहली स्टेप हम क्या बनाएंगे, जहां पे हमें ये रेशो बनाना है, देन ये वाला रेशो हम बनाएंगे और बस दोनों को इक्वल कर देंगे, यही 3 स्टेप से, और 3 स्टेप में ही ये थ्योरम खत्म हो जाएगा। यार ये रेशो कैसे बनेगा इसके ऊपर फोकस करो, एपी अपॉन पीबी कैसे बनेगा, हमने देखा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल में, हमने देखा था
कि यार उनके बेस b1/b2 या फिर h1/h2 ऐसे आ सकता है ना, बराबर ना। b1 h1/b2 h2 था, बट जब बेस कॉमन होगा तब h1/h2 आता था, जब हाइट कॉमन थी तब b1/b2 आता था। इसका मतलब यार एरिया का रेशियो अगर बनाना है तो एपी और पीबी को किसी ना किसी ट्रायंगल की साइड होना जरूरी है, मतलब ट्रायंगल का पार्ट होना जरूरी है। तो यार एपी तो इस ट्रायंगल का पार्ट है, एपी क्यू का, बट पीबी किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है यार, पीबी किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो फिर क्या करे, इसके लिए हमने फिर कंस्ट्रक्शन किया था। क्या कंस्ट्रक्शन किया, देखो ये वाला कंस्ट्रक्शन किया, तो ये पीबी इस ट्रायंगल का पार्ट बन गया अभी, है ना। तो हम क्या करेंगे अभी पता है, ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल रहेगा हमारा ये वाला, ठीक है। देख रहे हो ध्यान से, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी बेटा, ए पी क्यू और पी बी क्यू दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है क्यू, और दोनों का बेस देखो यहां पे एपी और इसका बेस है यहां पे पीबी, है ना। क्योंकि ऐसे टाइप के ट्रायंगल में हाइट तो सेम ही होती है, तो यहां पे कॉमन वर्टेक्स क्यू है, तो इनके बेस भी सेम लाइन पे लाई कर रहे, तो यहां पे हाइट क्या हो जाएगी बेटा, कॉमन हो जाएगी, हाइट यहां पे हो जाएगी सेम, दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम। तो इसका मतलब इन दो ट्रायंगल का एरिया किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल पीबीक्यू, दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं सेपरेट ऐसे ड्रॉ करूं इधर तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ए है, दिस इज क्यू, ये है P और ये है B, है ना। तो ट्रायंगल देखो APQ देन PBQ, दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है और दोनों के बेस सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइट सेम होती है, मतलब इस टाइप के ट्रायंगल्स का रेशियो उनके बेस पे डिपेंड करेगा। तो यार APQ का बेस क्या होगा, AP होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू क्या होगा, AP अपॉन, रीजन क्या देंगे बेटा यहां पे, रीजन हम देंगे ट्रायंगल्स या फिर एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस, एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस, मतलब इनका एरिया बेस के प्रोपोर्शन में आएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही दो ट्रायंगल्स बेटा, जिसमें हमें क्या करना है, ए क्यू अपॉन क्यू सी रेशियो बनाना है। पहला रेशियो तो बन गया ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम जाएंगे बेटा इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल सीपीक्यू, ठीक है, एपीक्यू एंड ट्रायंगल सीपीक्यू। इन दो ट्रायंगल्स में अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो यहां पे एपीक्यू और सीपीक्यू, यहां पे भी यार कॉमन वर्टेक्स पी है और इनके बेस ए क्यू और सी क्यू सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, मतलब यहां पे भी हाइट सेम है, तो इनका एरिया का रेशियो बेस पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे हम लिखते बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू इज इक्वल्स टू, एपीक्यू का बेस क्या होगा, ए क्यू होगा, और सीपीक्यू का बेस क्या होगा, क्यूसी होगा। दिस इज इक्वेशन 2, और रीजन आएगा बेटा यहां पे सेम, एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस। यहां तक क्लियर है। सो दिस इज आवर सेकंड स्टेप। अब क्या करना है, ये रेशो भी बन गया, ये रेशो भी बन गया, अब दोनों को बस इक्वल करना है। अब इक्वल कैसे करे यार, इक्वल कैसे करे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहां पे तो इक्वल भी हो जाएगा। कैसे, देखो अभी इक्वल भी हो जाएगा। देखो यार, यार ये दोनों रेशियो को मुझे इक्वल करना है, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करना है। तो यार मैं LHS को इक्वल करूंगा तो भी मैं RHS को इक्वल बोल सकता हूं ना। LHS मतलब इनके लेफ्ट साइड को इक्वल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाता है। लेफ्ट साइड को इक्वल करना आसान है यार, ये ऊपर वाला पार्ट तो सेम है, एपीक्यू एपीक्यू, बस पीबीक्यू और सीपीक्यू अगर सेम हो जाता है ना तो हमारा काम बहुत सिंपल होने वाला है। पीबीक्यू और सीपीक्यू सेम हो जाए, पीबीक्यू पीबीक्यू और सीपीक्यू, इसको सेम कैसे करें। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, ये दो ट्रायंगल्स को मैं अभी यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, पीबीक्यू और ये है सीपीक्यू, इन दो ट्रायंगल्स को मैं अभी यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। तो यार देखो ये दो ट्रायंगल्स है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे कि नहीं आ रहे, देखो पीबीक्यू
और CPQ दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है, इट मींस उनकी हाइट सेम है। मैंने ये डायग्राम बताई थी आपको ऐसे इस टाइप की, इनकी हाइट सेम आएगी क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम होता है, और इन दोनों में बेस PQ सेम दिख रहा है मुझे, देखो PBQ का भी बेस PQ है, यहां पे भी PQ है, तो यार इन दो ट्राइंगल्स में बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया भी सेम हो जाएगा। आया समझ में? और हमें तो वही करना था, इन दोनों को कैसे भी करके सेम करना था। आ गया ना फिर सेम, ये ऊपर वाले तो ऑलरेडी सेम है, ये नीचे वाले भी सेम आ गए, तो फिर LHS पूरा का पूरा सेम हो जाएगा। देखो यार यहां पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल PBQ and triangle CPQ, base and height is same, therefore area of triangle PBQ will be equals to area of triangle CPQ. This is equation number 3. क्लियर बेटा? यार यही तो करना था हमें, इन दोनों का अगर एरिया सेम हो जाता है तो ये न्यूमरेटर तो सेम ही है, डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, तो फिर LHS पूरा का पूरा सेम हो जाएगा। एंड फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों सेम तो ये दोनों भी सेम, और हो गया हमारा BPT प्रूव, एकदम सिंपल, राइट? तो यहां पे हम लिख सकते बेटा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 डायरेक्टली लिखू मैं अभी यहां पे, AP upon PB is equals to AQ upon QC and hence it is proved। और ये हो गया यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूव। क्लियर बेटा? कैसे किया समझ में आया ना? देखो ये तो सेम ही था, इन दोनों को सेम करना था, वो भी यहाँ पे हमने सेम कर दिया, तो ये दोनों सेम है, मतलब ये वाला पार्ट, ये रेशो और ये रेशो दोनों सेम है, दोनों रेशो सेम है, तो फिर उनका RHS भी सेम ही होना चाहिए। खत्म, BPT, कुछ था ही नहीं इसमें, राइट बेटा? चलो यार इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो जाए। अब ये एक्टिविटी देखो क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC लाइन PQ इज पैरेलल टू, लाइन PQ पैरेलल है, किसको पैरेलल है बेटा? लाइन PQ इज पैरेलल टू BC इफ AP इज 10, AP की वैल्यू 10 है, PB इज 12 मतलब 12, AQ इज 15, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सिंपल है यार, ये अगर इसको पैरेलल है तो हम BPT यहां पे यूज कर सकते बेटा। BPT मींस AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। देखो यही है, यहां पे बस रीजन लिखेंगे BPT, ये 10/12 है तो AQ कितना है? 15 है, तो QC इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे क्या आएगा? 12 ऑलरेडी है ना, तो 12 इंटू 15 तो ये 15 आएगा, तो 5 3 जा 5 2 जा और ये 2 6 जा, ठीक है? बराबर जा रहा हूँ ना मैं? हाँ, 5 3 जा 5 2 जा 2 6 जा, तो ये आएगा 18, तो QC इज इक्वल टू आएगा बेटा 18। खत्म है ना? BPT को यूज करके हमने ये एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट कर दी, तो एकदम सिंपल एक्टिविटी थी। आगे बढ़ते यार। अब देखो BPT इसमें कॉन्वर्स भी होता है। अब कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है यार? BPT में क्या बोला था कि अगर ये साइड इसको, ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC आता है ना? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC आता है। इसका उल्टा क्या बोल रहा है? कॉन्वर्स क्या बोल रहा है यार? अगर ये रेशो सेम आता है किसी ट्राइंगल में तो डेफिनेटली फिर ये लाइन इसको पैरेलल ही हो जाती है, उल्टा उसका, ठीक है? तो यही अब यूज करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर इज गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो आपको ये दो रेशोज इक्वल है ये प्रूव करने हैं, ठीक है? हाँ, ये कॉन्वर्स नहीं है, सॉरी, ये BPT का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये दो रेशियोज यार इक्वल करने कैसे करेंगे? मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC तब आता था ना जब ये लाइन इसको पैरेलल होती थी। तो यार इन दोनों लाइंस को पैरेलल कैसे करें? गिवन कुछ तो है, क्या है यहाँ पे गिवन? देखो यार, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC is equals to 60 and it is given, है ना? यार ये दो एंगल्स इक्वल है, ओके, सो दैट इज यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल APQ
इज इक्वल टू एंगल। देखो APQ और ABC सेम है, मतलब APQ और PBC सेम है, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं। मींस दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ऐसा तो बोल सकता हूं ना मैं। यस, ऐसा बोल सकता हूं, या फिर सेम ABC भी हम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यार ये दो एंगल्स तो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, याद है आपको? ऐसे अगर पैरेलल लाइंस होंगे तो ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यार यहां पे लिख सकता हूं मैं कि देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC। रीजन क्या आएगा बेटा कि यार दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है तो लाइंस हो जाते हैं पैरेलल, और इसको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, क्योंकि एंगल सेम है उससे हम लाइंस को पैरेलल प्रूव कर रहे, तो इसको टेस्ट बोलते हैं। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से दो लाइंस हो जाएंगे पैरेलल। ये एक बार अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो गए तो हमारा तो काम हो गया फिर। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC, यहां पे हम बोल देंगे फ्रॉम 1। तो PQ इज पैरेलल टू BC है तो फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और इसका रीजन क्या आएगा बेटा, BPT, है ना। तो हो गया हमारा प्रूफ। ये देखो ये प्रूफ आ गया ना, इसको हमने पहले पैरेलल प्रूव कर दिया और उससे फिर ये रेशो इक्वल कर दिया। तो ये हो गया BPT का एप्लीकेशन। BPT को हम क्वेश्चन सॉल्व में कैसे यूज करेंगे, आई होप सबको क्लियर है। अब आता है यार नेक्स्ट थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि यार एक ट्रायंगल है मेरे पास CAB, एक ट्रायंगल है और इसके एंगल को बाइसेक्ट करके जा रहा है CE, राइट। ये इसके एंगल को बाइसेक्ट करके जा रहा है। तो यहां पे हमें क्या प्रूव करना है बेटा, यहां पे हमें प्रूव करना है कि यार CA या फिर AC अपॉन BC, यहां पे हमें प्रूव करना है AC अपॉन BC। मतलब ये जो दो साइड से ट्रायंगल के इनका रेशो इन दो के बराबर आता है। जो एंगल बाइसेक्टर इसको एक साइड को दो पार्ट पे बना रहा है ना, तो इसका रेशो और रिमेनिंग टू साइड का रेशो सेम आता है। मतलब AE अपॉन EB के बराबर आता है, या फिर BE के बराबर आता है, ऐसा बोलेंगे हम। BE बोलो या फिर EB बोलो यार, सेम ही है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है यार। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे बेटा छोटा सा कंस्ट्रक्शन। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ऊपर, ये कंस्ट्रक्शन वाला ही पार्ट है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। हम क्या करेंगे, ड्रॉ BD पैरेलल टू CE, ड्रॉ BD पैरेलल टू CE, ठीक है। BD को हमने क्या किया, CE या फिर EC के पैरेलल ड्रॉ किया, एंड देन एक्सटेंड AC to meet AC up to D, ऐसा बोलता हूं, है ना। हम क्या करेंगे, AC को D तक एक्सटेंड करेंगे। अब ध्यान दो बेटा, यहां पे ध्यान दो यार, ये दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स तो सेम है। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, ये दो एंगल्स सेम है, तो मैं इनको XX बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं, यस। अब देखो यार, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, तो ये पैरेलल लाइन से और ऐसा एक ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से। देखो तो यहां पे ये जो एंगल है ये x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है ना, राइट। फिर से एक बार, अब यहां पे देखो यार z बन रहा है, ये z बन रहा है, ये दो लाइंस पैरेलल है, तो यहां पे z बन रहा है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यार अगर मैं इस ट्रायंगल में जाके देखूं अभी, तो ये दोनों एंगल्स कैसे बेटा, सेम हो गए, तो ये ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मींस DC इज इक्वल टू BC। आया समझ में, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। तो यहां पे बन रहा है DC इक्वल टू BC, और मुझे यही प्रूव करना था। अब ध्यान दो, ये दोनों को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। कैसे किया आपको समझ में आया बेटा, ये x है तो ये भी x, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये और ये, अभी ये दोनों x है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये अल्टरनेट एंगल्स, तो ये x है तो ये भी x, तो ये देखो ये दोनों x हो गए, तो CD इज इक्वल टू CB आ गया। यही बस बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। इन दोनों को अगर आपने इक्वल प्रूव कर दिया तो आपका आधा काम हो गया। अब आगे का देखो, बहुत सिंपल है। अब प्रूफ थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, मतलब एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने कर दिया यहाँ पे, बस उसको लिखा नहीं है। तो अब क्या करेंगे बेटा हम, देखो यार इन ट्रायंगल DAB, देखो इन ट्रायंगल DAB, ठीक है।
ऊपर लिखना है पूरा ये आइसोसेलेस कैसे किया। एक मिनट, ट्रायंगल ए डी सी बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको प्रूव करना है आपको, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल डी ए सी, नहीं बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी, इस ट्रायंगल में यार हमें पता है कि सीई इज पैरेलल टू डी बी, सीई इज पैरेलल टू डी बी, और ये कंस्ट्रक्शन से आया था, CE इज पैरेलल टू DB। तो यार यहां पे हम BPT लगा सकते हैं ना कि CE अगर DB को पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB, बोल सकते हैं ना, यस। तो AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन BE या फिर EB। रीजन क्या होगा बेटा इसका, BPT। और DCB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसकी वजह से हमें यहां पे क्या मिला बेटा, DC इज इक्वल टू BC मिला है। ये इक्वेशन 1 बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए, राइट। अब हमने बीपीटी से ये प्रूव कर दिया। यहाँ पे देखो यार, अब हमें क्या चाहिए, हमारा रिजल्ट ये आ गया, बट हमें क्या चाहिए था, AC अपॉन BC चाहिए, AE अपॉन EB ये तो सेम है, AC भी सेम है, बस BC और CD इक्वल हो जाए, वो तो यहाँ पे हो गया ना, BC और CD इक्वल है ना। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करके हमने दोनों को इक्वल कर दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूं मैं AC, CD के जगह पे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे BC, तो AC अपॉन BC ये तो सेम ही है, तो AE अपॉन EB फ्रॉम 1, और ये हो गया हमारा प्रूफ। हाँ दैट्स इट, है ना, एकदम सिंपल स्टेप में बताया मैंने। बस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिसिंग है, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको बस लिखना है उसको, ठीक है बेटा। तो सिंपल लगे इसलिए मैंने कम स्टेप्स में आपको यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझा दिया। आई होप सबको क्लियर होगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते बेटा। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल है हमारा ABC और ये है बाइसेक्टर BD, बराबर, बाइसेक्टर BD है। तो AB x दिया है, ये x -2 x +2 और यहाँ पे x +5 है। तो इस ट्रायंगल में यार ये अगर बाइसेक्टर है तो इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब रिमेनिंग 2 साइड्स कौन से, AB और AC है। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारा रेशियो क्या आएगा बेटा, AB अपॉन BC, और जो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है वो बाइसेक्टर, वो साइड कौन से है, देखो A से स्टार्ट किया मैंने, AB अपॉन BC, तो यहां पे भी A से स्टार्ट करना पड़ेगा, AD अपॉन DC। क्लियर बेटा, AD अपॉन DC मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे। तो यहां पे मैं बोलता हूं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्लियर, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इसका रीजन आएगा, ठीक है। तो यार AB कितना है, x है सर, BC कितनी, x +5, AD कितना है, x -2, DC कितना है, x +2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ये 2x, ये हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा मैं एक स्टेप बढ़ाता हूं, ये हो जाएगा बेटा x +2, इधर हो जाएगा x -2 और x +5। अब x क्या होगा, x स्क्वायर, दिस इज 2x इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 5x, फिर यहाँ पे आएगा -2x और ये होगा -10, x स्क्वायर कैंसिल, तो ये होगा बेटा 2x, इधर है 2x, 5x -2x विल बी 3x -10, ठीक है। अब 10 को इधर बुलाते हैं और 3x -2x होगा तो x इक्वल टू कितना आया, 10, तो x इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल गया बेटा 10, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिली, 10 मिल गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही बोला था और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई फिर 10। आई होप सबको क्लियर है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट की और x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है, और वो है, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या कुछ, नहीं बराबर चल रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x है और ये है करेक्ट है, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो सिंपल है यार, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब आता है यार प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ तो एकदम सिंपल है, टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। तो देखो ये 3 पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है,
तो इसके अकॉर्डिंग यार ये बोल रहा है कि ये रेशियोज हमेशा सेम हो जाएंगे। कौन से? ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है ए बी बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है ना ए बी बी सी, यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर, तो ये दोनों इंटरसेप्ट का रेशो अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आता है बेटा सेम, राइट। तो ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। इसका प्रूफ भी एकदम सिंपल है। यहां पे अगर हम कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना, तो बीपीटी से हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नाम ले लेंगे, जैसे टी है तो ए टी अपॉन टी सी, इधर भी क्या करेंगे ए टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू बी। तो ये तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो। बहुत सिंपल है, बुक में भी दिया है, तो एक बार देख लो। तो ये होता है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस प्रॉपर्टी में क्या बोला है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हियर ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट इज पैरेलल टू ई एफ। मतलब ये तीनों लाइंस आपस में कैसे बेटा? पैरेलल है। तो यार थ्री पैरेलल लाइंस तो दिख रहे हैं आपको, और इनको हम टू ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, थ्री पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन सीई, ए सी अपॉन सीई इज इक्वल टू क्या होगा? बी डी अपॉन डी एफ, बी डी अपॉन डी एफ। ये है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, करेक्ट। अब बस वैल्यूज पुट करो ऑफ ए सी इज 12, सीई इज x, बी डी इज 8 एंड दिस इज 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8x इज इक्वल टू 12 इंटू 4, तो x इज इक्वल टू होगा बेटा 12 इंटू 4 बाय 8, तो 4 2 जा 8, अब ये 2 6 जा होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 6। तो हमें x भी फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है? ए ई। तो ये अगर 6 है, ये 12 है, तो 12 प्लस 6 क्या होगा? 18। क्लियर? 12 प्लस 6 विल बी 18। तो थ्री पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स वाला कंसेप्ट भी क्लियर। अब आता है यार सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स को सिमिलर हम कब बोलते हैं यार? ट्रायंगल्स को सिमिलर हम तब बोलेंगे जब मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल्स है यार, ए बी और सी, जब उनका शेप सेम हो, साइज अलग हो सकती है, राइट। ये दो ट्रायंगल्स है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स तो आपको पता है जिनका शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है बीबी का मकबरा हमारे संभाजी नगर का, और आगरा का ताजमहल। दिखने में एग्जैक्टली सेम है बट साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो शेप उनका सेम है बट साइज डिफरेंट है। बट यार दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तो दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, राइट। तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते बट करस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं होते, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। रेशो उनका सेम आएगा बट साइड सेम नहीं होंगे, वो कॉन्ग्रुएंसी में होते हैं, राइट। तो इतना अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और आपको ए का मेजर दिया 45, क्यू दिया है, सी फाइंड आउट करना है। अब क्या करें, हमें बता यार ए किसके इक्वल होगा? पी के इक्वल होगा। और ए और पी में से क्या दिया? ए दिया 45, मतलब पी भी कितना आएगा? 45। देन बी किसके इक्वल होता है बेटा? बी इक्वल होगा क्यू के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है वो। बट दोनों में से कौन दिया है? क्यू दिया है, तो ये बी बी और क्यू बी 87 आएगा। हमें सी फाइंड आउट करना है। अब देखो यार, ए 45 पता है, बी 87 पता है, तो इसमें एंगल सी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स अगर हमें पता है, ए 45 बी 87, तो थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए कितना है बेटा? 45, बी कितना है? 87, सी कितना है? नहीं पता। तो ये दोनों का एडिशन कितना होगा? 132। ओके, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 132 क्या होता है बेटा? 48। तो यहां पे आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी विच इज 48। क्लियर? चलो
अब आगे बढ़ते यार, देखो एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। इफ ए बी 4 पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है, तो बीसी फाइंड आउट करो। तो यार दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर, तो हमें पता है कि एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो अब साइड्स दिए हैं, तो साइड्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये क्या है रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ए बी कितना यार, ए बी 4 है, पी क्यू कितना है 6 है, बी सी कितना है नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। क्यू आर कितना है 9 है, और इसकी जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो 3 अननोन है, एक हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 6 इंटू बी सी इज इक्वल टू 4 इंटू 9। तो बी सी कितना आएगा बेटा, 4 इंटू 9 36, और ये 6 डिवाइड में जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 6। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, इन दिस फिगर एबीसी 75 है और ये ट्राइंगल, ये एंगल भी 75 है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट के अकॉर्डिंग सिमिलर है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। इन ट्राइंगल का सिमिलैरिटी भी लिखनी है हमें बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। यार ये देखो, ये दो सेम है, तो मैं अगर ये बड़ा ट्राइंगल देखूं और ये छोटू सा देखूं, तो ये दोनों एंगल तो सेम है। और क्या सेम है दोनों में, ए बी सी का सी एंगल और डी ई सी का भी सी एंगल, ये भी तो दोनों में कॉमन है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड छोटू सा ट्राइंगल कौन सा है, डी ई सी, इसमें क्या सेम है, एंगल एबीसी। एबीसी बड़ा ट्राइंगल जो है उसका एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एडीसी। इट इज गिवन 75 दिया है ना, और दोनों का सी देखो कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी। यहां पे हम लिखेंगे बेटा कॉमन एंगल, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स को हम यहां पे सिमिलर बोल सकते बाय ए टेस्ट, क्योंकि दोनों के पास एक एक करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, डी है ना। तो बी के जगह पे यहां पे कौन आएगा, डी आएगा, क्योंकि बी का करस्पॉन्डिंग डी है, और सी सी दोनों का कॉमन, तो यहाँ पे डी सी आएगा लास्ट में, तो बचा कौन फिर, ई बचा। और यहाँ पे रीजन आएगा बेटा ए टेस्ट। क्लियर, मैंने कैसे लिखा, करस्पॉन्डिंग को पहले लिख दिया, फिर बचा हुआ यहाँ पे ई है आएगा। तो ये हो गया 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से हमने सिमिलरिटी लिख दिया दोनों ट्राइंगल्स का। अब यार ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। कैसे पता चलेगा, देखो यार ये 3 है तो ये 6 है, मतलब यहां पे मैं लिखता हूं, देखो पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू और एल एम का रेशियो फाइंड आउट करता हूं मैं, तो क्या आएगा 6/3 मतलब कितना है बेटा 1/2 है। अब एक काम करता हूं, वैसे मुझे पी आर और एल एन का दिख रहा है 10 और 5 है ना, तो वो भी 1/2 आएगा। देन मुझे दिख रहा है क्यू आर और एम एन का रेशो, वो है 8/4, तो ये भी क्या आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ उल्टा लिख रहा हूं मैं, ये 2/1 आएगा एक्चुअली। तो तीनों देखो, तीनों भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम आ रहा है, तो यहां पे लिखता हूं मैं हियर पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू पी आर अपॉन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन, एंड देयरफॉर, हाँ अब सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। अब सीक्वेंस कैसे लिखेंगे देखो, देयरफॉर ट्राइंगल, अब पहला ट्राइंगल तो आप कैसे भी लिखो पी क्यू आर, दूसरा ट्राइंगल क्या एल एम एन ही आएगा, इसका ये है, हाँ बराबर एल एम एन ही आएगा। बट ये कौन से टेस्ट के अकॉर्डिंग सिमिलर है, कौन बताएगा, सिंपल है यार एस 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 टेस्ट, क्योंकि तीनों भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, इट मींस दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एस 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 टेस्ट, राइट। अब देखो यार ये थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब इस थ्योरम का कहना क्या है कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर आता है। मतलब क्या यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अगर हम यहां पे फाइंड आउट करें तो वो आता है बेटा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के बराबर, या फिर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर के बराबर, या फिर ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये होता है बेटा थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है इसका, तो एकदम सिंपल है, इसका प्रूफ भी हमारा टेक्स्ट बुक में गिवन है, तो एक बार प्रूफ देख लो। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस अगर करेंगे तो ये थ्योरम जो है हमें और क्लियर हो जाएगा। तो देखो यार, इसके ऊपर क्वेश्चंस, ये आपको क्लियर है कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है हमें, और ए बी और पी क्यू का रेशियो दिया है, तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया दिया है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड आउट करना है। तो यार सिंपल है ना, एक काम करते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो यहां पे लिखता हूं मैं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, इनके एरिया का रेशियो हमें पता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इसमें से क्या गिवन है आपको, अभी एबीसी गिवन है क्या, नहीं, तो उसको एज इट इज लिखो ना। एरिया ऑफ पीक्यूआर गिवन है, यस 125, ए बी और पीक्यू, हाँ ए बी और पीक्यू का रेशियो दिया है ना यार 4/5, तो इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे। तो अब तो एकदम सिंपल हो गया यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ये 125 है, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 25 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ये 125 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 16, तो यहां पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 125 इंटू 16 बाय 25, 25 फाइजा 125, तो 16 इंटू 5 क्या होता है 80। तो हमारा आंसर आ रहा है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 80, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे 80, क्या 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो हमने थियरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ओ, तो ये हो गया बेटा टॉपिक कंप्लीट। तो सिमिलैरिटी के हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर कर दिए हैं, कंसेप्ट क्लियर किए, सारे क्वेश्चन हमने कवर नहीं किए, कंसेप्ट क्लियर किए हैं, और हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन हमने देखा है, तो जिससे हमें समझ में आ गया कि कंसेप्ट को क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज कैसे करना है। आप फिर से एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करो और फिर ये टॉपिक आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहां पे हम रुकते बेटा, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।